You know about molality, number of gram mole of solute present in per liter of solution. In the case of the molality, we can say the number of the gram mole of solute present in per liter of solution. But in case of the normality, number of gram equivalent of solute present in per liter of solution, we can say the normality. Now define as number of gram equivalent of solute present in per liter of solution. Right? Normality represented by capital N. Now normality equals to number of gram equivalent of solute present in या volume of solution in liter, volume of solution in liter. ओके, तो मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी में मेजर डिफरेंसेस है. यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्राम मोल ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ग्राम मोल, बट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट. ठीक है. अब ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो आती हैं ये केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते समय आपको नॉर्मल सोल्यूशन बनाना होता है. वहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आप नॉर्मलिटी या नॉर्मल सोल्यूशन कैसे बनाएं. ठीक है, तो उसको हम यहीं पढ़ लेंगे जो आगे जाकर हमें उसमें प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. अब हमने ये देखना है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट. सिंपल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू WV upon EV. Now student, what is the WV? मास. ठीक है, और ये इक्विवेलेंट या ये वेट, और दिस वन इज द इक्विवेलेंट वेट. दिस इज इक्विवेलेंट वेट. अब एक समस्या आती है कि इक्विवेलेंट वेट को आप कैसे निकालेंगे. इसको नोट कीजिए, फिर हम समझते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट. ओके, तो फॉर्मूला हमें मिलता है नॉर्मलिटी इक्वल्स टू, दिस इज, ये क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. राइट. नाउ प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इज़ द ग्राम इक्विवेलेंट, है ना. यानी WB तो दिया होता है, WB दिया होता है ना, और आपको इक्विवेलेंट वेट पूछता है. व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट आप किसी भी कंपाउंड का निकाल लेते हैं, है ना, ये आपने पढ़ रखा है. एन फैक्टर क्या होता है ये समझना है आपको. ठीक. तो एसिड के लिए, फॉर एसिड आपको दिया है एसिड, और आपको बताना क्या है, एन फैक्टर बताना है. तो स्टूडेंट समझ लीजिए, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ एसिड के लिए, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयंस. ठीक. या फिर हम बोलते हैं एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं टर्म बेसिसिटी, बेसिसिटी. और स्टूडेंट बेसिसिटी का मीनिंग भी होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस बाय द एसिड. अब हमें एग्जांपल में मान लो उन्होंने दे दिया HCl, तो HCl से स्टूडेंट कितने पानी में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो आपको मिलेगा एक ही पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन. यानी यहाँ पे बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1.
और बेसिटी बराबर होता है n फैक्टर, है ना। तो HCl के लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी हम इसको मोनो बेसिक भी कह सकते हैं। 1 का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मोनो बेसिक। सपोज डेट आपको H2SO4 दे दिया, तो अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपको मिलता है 2H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 नेगेटिव। अब इसके लिए n फैक्टर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर n फैक्टर कितना आएगा 2H पॉजिटिव, तो 2 आ जाएगा। और वी कैन कंसीडर डाई बेसिक। बेसिक टर्म यहाँ पे बेसिसिटी टर्म यूज़ करते हैं एसिड के लिए, जस्ट उल्टा ध्यान रखना आप बात को, राइट। इसी तरह से स्टूडेंट आपसे बहुत सारे बेस दे दिए उसने, 4 बेस। इसके लिए आपसे क्या पूछ दिया, n फैक्टर। तो देखो सिमिलर एज बेस के लिए जैसे आपको दे दिया उसने NaOH। NH को अगर वाटर में आप डिज़ोल्व करते हैं तो आप बताएंगे कि यहाँ पर बेस के लिए यूज करते हैं हम नंबर ऑफ OH आयन, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि OH आयन कितने हैं, तो बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं OH आयन, n फैक्टर बताएगा OH आयन के नंबर को। सिमिलर एज अगर आपको दे दिया गया CaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए पूछ दिया तो आपको पता है यहाँ पे कितने मिलेंगे आपको 2OH आयन, ठीक है। तो यहाँ पर n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो n फैक्टर की वैल्यू बस रखना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको रखना है क्या है, n फैक्टर की वैल्यू रखना है। अगर आपको दे दिया गया सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए स्टूडेंट आप क्या काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैटायन, ये किसको बताएगा टोटल नंबर ऑफ कैटायन को। एनायन भी बराबर होते हैं, तो हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कैटायन की। जैसे कि यहाँ पे NaCl दे दिया उसने सॉल्ट, तो यहाँ पे आपसे n फैक्टर पूछेगा तो n पॉजिटिव कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, एक कैटायन है, तो यहाँ पे n फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, n फैक्टर इज़ 1। ओके, तो ये है हमने सीखा इसमें कि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट जो आप निकाल लेते हैं एंड n फैक्टर से डिवाइड करके इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा और बाकी चीज़ें मोलरिटी के जैसे यहाँ आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर होती है बात। तो नॉर्मेलिटी हमने कंप्लीट किया, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of chemical change, symbolic representation of a chemical change, right. We have example AgNO3 react with NaCl, it will give AgCl and NaNO3। स्टूडेंट जो इस साइड में हम लिखते हैं ये होते हैं रिएक्टेंट, और एरो लगाने के बाद इधर की साइड जो लिखते हैं दीज आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, तभी क्या होता है केमिकल चेंज होता है। हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं, तो वी कैन से द केमिकल इक्वेशन इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, और वी कैन से द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कब होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। अब कुछ सिंबल है, हम बोले ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो अगर आपको पता है कि अपर एरो होता है तो इमीडिएटली गैसेस प्रोडक्ट बनता है ना। लोअर प्रोडक्ट के लिए कैसा बनता है, वो इंसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, और भी कैसे द प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तब भी हम उसको इस तरह से लिखते हैं। प्रेसिपिटेशन होने पर भी हम इस एरो को ऐसे लिखते हैं। स्मॉल एस लिखा होता है किसी सब्सटेंस के नीचे, तो यहाँ पर इसका मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है स्मॉल एस का, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर कि ये जो है सॉलिड है, दिया गया सब्सटेंस के नीचे लिखा तो ये सॉलिड को बताएगा, ठीक है। स्मॉल एस सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एल किसको बताता है, लिक्विड को बताता है स्टूडेंट, स्मॉल एल बताता है लिक्विड को, एंड स्मॉल जी किसको बताती है, ये गैस को बताती है, ठीक है। नाउ ए क्यू लिखा होता है कई बार, तो ए क्यू का मीनिंग होता है एक्वा, और एक्वा का स्टूडेंट मीनिंग होता है वाटर। एक्वा का मीनिंग क्या होता है, वाटर वाली रिएक्शन हो रही है ये, ठीक है।
इस तरह से ट्रायंगल बना होता है ओवर एरो के ऊपर, जैसे यहाँ पे ऊपर बना दें हम, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मीनिंग होता है ओवर हीटिंग, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि हम उसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। दीज आर द मेन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन और एनी केमिकल चेंज। ओके, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्वेशन और इट शुड बी मॉलिक्यूलर। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? मॉलिक्यूलर होनी चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इट शुड बी वैलेंस, है ना। सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, हम इन दोनों बातों को समझेंगे। हमारे पास यहाँ पे कंबशन ऑफ मीथेन है ना, यहाँ पे हमें दिया है कंबशन, कंबशन कहते हैं जलाना, दहन करना, जलाना, कंबशन ऑफ मीथेन। सपोज हमारे पास है CH4 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको पता है कंबशन होता है, ये प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओके, एंड हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब ये रिएक्शन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, देखो ये भी एक तरह का क्या है, मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। O2 देखो एटम नहीं, यहाँ पे एलिमेंट यूज़ नहीं करें हम, कंप्लीट क्या है, ये भी एक O2 का एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ना, कंप्लीटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको दिखाई दे रही है। तो रिएक्टेंट कैसे यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, प्रोडक्ट बनने CO2 एंड वाटर वेपर और वाटर। नाउ अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, जो आप 10th स्टैंडर्ड में हीट एंड ट्रायल मेथड से करते थे ना, तो आपको ये आता है। इस रिएक्शन को देखो बैलेंस करके हम देखेंगे कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप याद रखना, आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे पहले आप यहाँ पे कंबशन रिएक्शन जब मिले आपको इस तरह की, तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। कार्बन देखो यहाँ पर 1 है, ठीक, और यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 है, तो कार्बन इज बैलेंस हो गया। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे H4 बट हेयर 2 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हम 4 करने के लिए, ये 2 जो है हाइड्रोजन का H2O ना, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बैलेंस 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, ठीक है स्टूडेंट। नाउ मूव करते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर कितना है, O2, तो 2 ऑक्सीजन ये हैं, एंड यहाँ पर O लिखा है और उसके सामने यहाँ पर 2 ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, है ना। ऑक्सीजन के सामने अगर यहाँ पर आगे ये मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखा होता है आगे, तो ये 2 ऑक्सीजन होगा, तो 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे हमारे 2 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन। नाउ बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना, यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, एंड रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में भी कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। देखो यहाँ पे कार्बन अब कितने हो गए हैं, यहाँ पे कार्बन 1 है, और यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट कार्बन क्या है, 1 है। हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पे देखो स्टूडेंट 4 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पर देखेंगे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन एटम है। ऑक्सीजन चेक कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर, एंड हियर 2 and 2 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में एटम का, एलिमेंट का नंबर इक्वल आ रहा है, यानी ये हमारी क्या है, एक वैलेंस मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम करते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसको हम क्या करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, 2KClO3 बनाता है 2KCl + 3O2, ठीक। तो ये भी रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, तो बैलेंस है स्टूडेंट। यहाँ पे हम K चेक कर लेंगे, क्लोरीन चेक कर लेंगे, और ऑक्सीजन, है ना। तो देखो यहाँ पर 2K, और यहाँ पर पोटेशियम चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन चेक कीजिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो क्लोरीन 2 है, और यहाँ पर भी देखो क्लोरीन कितना है, 2 ही है। ऑक्सीजन चेक कीजिए, यहाँ पर
2 यहाँ पर 3 2 जा 6 एंड हेयर 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन का नंबर भी 6 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बैलेंस करना हम इस तरह से आसान है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैलेंस, यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम बैलेंस करेंगे। केमिकल रिएक्शन किस फॉर्म में रहती है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में रहती है और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है, ठीक, नोट कीजिए।